सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिविल एजुकेशन अप। आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग फिर से अपनी वही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट नंबर 9 के साथ। ठीक है, ये वीडियो अभी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। 10:45 हो रहा, जितना टाइम लगेगा बनने में, एंड देन आफ्टर दैट आई विल अपलोड इट। ठीक है, और हमारा एक बात और है, हमारा आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका वीडियो भी आज ही आएगा, शाम तक आ जाएगा। ठीक है, इन पीवाईक्यूज में हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा पूरा जैसे 2019 का पेपर है वो पूरा उठाया है। देन उसके बाद जो भी 2019 में 3-4 पेपर हुए उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक साथ 4 पेपर हुए आई थिंक, चारों को हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट वाइज। दूसरी चीज़ ये कि सारे क्वेश्चन एक बार में करना पॉसिबल नहीं है। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, 100 क्वेश्चन एक बार में नहीं करा पाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत लगेगा। सबसे बड़ी बात है 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट करने के लिए, ईजी करने के लिए मैं क्या करूँगा, वीडियो की फ्रीक्वेंसी, मतलब वीडियो ज़्यादा बार, मतलब दिन में 2 या 3 बार डाल दूंगा, 2 से 3 चंक्स में बना के डाल दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाए। 30+ ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक बार में। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि 50 तक भी चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं इसी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में करवा चुका हूं। तो ये तो आप मान के चलिए कि बहुत से क्वेश्चन आपके सिमिलर जैसे मिलेंगे, तो वो हम स्किप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। बाकी बातें मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे कंप्लीटली बात करूंगा कि क्या अभी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज शाम तक वो वीडियो भी आ जाएगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बचे हुए दिनों में और कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी कंपोनेंट हमें 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन का दिया हुआ है फ्लूइड के अंदर। ठीक है, विद अ कांस्टेंट डेंसिटी, डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है, याद रखना ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि u की वैल्यू दे रखी है 2x - x² y, और y की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है xy² - 2y। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अल्टीमेटली हमसे पूछ रहा है कि भाई फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है, स्टेडी है या अनस्टेडी है। देखो, सबसे पहली बात, स्टेडी और स्टेडी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, कभी भी जब फ्लो स्टेडी होगा, याद रखना, कभी भी फ्लो जब हमारा स्टेडी फ्लो होगा तो उस केस में होता क्या है, स्टेडी स्टेडी फ्लो के केस में क्या होता है, ध्यान रखना। हमेशा जब भी स्टेडी फ्लो होगा तो टाइम की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। क्या हो? टाइम की डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो जहां जहां भी इक्वेशन के अंदर टाइम की डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंट टाइम पे नहीं है, वो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। अच्छा, इनकम्प्रेसिबल या कंप्रेसिबल फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई अगर इक्वल टू 0 आता है तो ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। और ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब इक्वल टू 0 होती है तो फ्लो क्या होता है? फ्लो हो जाता है इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक, ये दो चीजें आपको समझनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दो कॉन्सेप्ट बताऊंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कहीं भी टाइम डिपेंडेंसी की बात इन दोनों इक्वेशन में नहीं है, इनमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, याद रखना। तो इसका मतलब फ्लो तो स्टेडी है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल है, ये हमें देखना। इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है हमारी, इसमें हमें वैल्यूज को डालना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही हम वैल्यूज इसमें डालेंगे, हमारा क्या आएगा, u को जब सॉल्व करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे तो आएगा 2 माइनस का 2x, और फिर v को सॉल्व करेंगे हम लोग, डेल वी अपॉन डेल वाई को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्या है ये 2, ओके, यहाँ y भी होगा, याद रखना। ठीक, 2xy, और साथ में हो जाएगा प्लस का, आई थिंक नहीं, माइनस का 2। तो ये सब कट जाएगा और ये पूरा इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिसमें फ्लो जो हमारा कहलाएगा इनकम्प्रेसिबल। तो स्टेडी और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, जिसके लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। द फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो। ये क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन भी है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज। देखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि हम लोग जंक्स मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁵ मेगापास्कल या एमपीए भी होती है, या फिर 200 जीपीए भी होती है। मैंने क्या बोला? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर एमपीए हो जाती है, या फिर 200 जीपीए भी हो जाती है। इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है ये, ठीक है। और मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या कहलाता है हमारा, इक्वल टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो स्लोप होता है उसके बराबर होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये देखो, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है और ये एक पल्ट्रूजन प्रोसेस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्टीमेटली आप समझो कि पल्ट्रूजन प्रोसेस जो होता है उसमें फाइबर रिइंफोर्समेंट हम लोग यूज करते हैं, हाई फाइबर का रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, जिसमें जो फाइबर रिइंफोर्समेंट होता है वो 85 टू 92% के अराउंड होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें यही पूछ रहा है कि व्हाट इज अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल मटेरियल यूज इन द, जो प्रिंसिपल मटेरियल है वो कौन सा है, हाई फाइबर रिइंफोर्समेंट है, और कितना अमाउंट यूज होगा, वो होगा 85 टू 92% के अराउंड, ठीक है। चलते हैं। हाई डेंसिटी कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाता है, याद रखना, ठीक है, पल्ट्रूजन प्रोसेस। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे रखा है, आप लोग एक बार देख लेना। ओके, देखो बेयरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, पूछ रहा है बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी कब। देखो बेयरिंग कैपेसिटी कभी भी, मैंने आपको ग्राफ के फॉर्म में ही बताया था, अगर आप बेयरिंग कैपेसिटी से ना समझ पाओ तो डेंसिटी से समझ लो। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, ओएमसी, यहाँ पे ओएमसी होता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी गामा डी होता है हमारा, ठीक है, पता है ना ये चीज। जैसे जैसे ओएमसी को डिक्रीज करते करते जाते हैं वैसे वैसे ड्राई डेंसिटी जो है बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ओएमसी हमारा बढ़ता रहता है ड्राई डेंसिटी गिरती रहती है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, बेयरिंग कैपेसिटी मतलब ड्राई डेंसिटी। भाई डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी अगर घटेगी या कॉम्पैक्शन घटेगा तो बेयरिंग कैपेसिटी घटेगी। सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब बेयरिंग की जो कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ओएमसी जो है हमारा वो बढ़ रहा होगा। तो जहां पे ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा, वहां पे हमारी बेयरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी। बाकी ऑप्शंस को अगर चेक करें, कॉम्पैक्शन इंक्रीज करने पे बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, ये तो गलत हो गया, ड्रेनेज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट से भी कोई मतलब नहीं है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अच्छा क्या मतलब डायरेक्ट आपको डेटाबेस क्वेश्चन है, देखना। IS 456/2000 के अनुसार पूछ रहा है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक्सयू लिमिट की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है आपसे, ये एक्सयू लिमिट पूछ रहा है। अच्छा, एक्सयू लिमिट किसका पूछ रहा है, देखो तीन तीन होते हैं, एक Fe 250 के लिए होता है, एक 415 के लिए होता है, और एक 500 के लिए होता है, ठीक है, याद रखना। Fe 250 की वैल्यू कितनी होती है, 0.53, Fe 415 की 0.48 और Fe 500 की 0.46। तो इसमें Fe 500 की पूछ रहा है ये, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 0.46 डी, जो कि हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS स्टैंडर्ड on the method of measurement of building and civil engineering work the dimension have to be measured nearest to, देखो लीस्ट काउंट पूछ रहा है कि डायमेंशन जो होती है, जो भी हम डायमेंशन सिविल इंजीनियरिंग वर्क में मेजर करते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वॉल्यूम, जो भी कुछ भी मेजर करते हैं, अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको नियरेस्ट किसके, मतलब किस डेसिमल पॉइंट के नियरेस्ट उसको रखना चाहिए। तो ये मैं आपकी जानकारी बता दूं, उसको हम लोग 0.01 मीटर के अराउंड रखते हैं, ठीक है, 0.01 मीटर के अराउंड हम लोग इसको रखते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूरेसी जो होती है। ओके, कह रहा है कि विच एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। देखो ध्यान रखना कि जब भी एस्टिमेट की बात हो और फाइनल, देखो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात यहाँ कर रहे हैं और टेक्निकल सैंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा निकलने की बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हाई अप्रूवल चाहिए हमें, हाई लेवल पे अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो उस अप्रूवल को लेने के लिए हमें कभी भी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी भाई, सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए कि हाँ भाई इतना माल लग रहा है, इतना सामान लग रहा है, ये चीजें हैं, इसमें इतनी कॉस्ट आएगी, इसमें इतनी कॉस्ट आएगी, लेबर की कॉस्ट ये है, मटेरियल की कॉस्ट ये है, हमको सब बताना पड़ेगा। तो किसी भी प्रकार का प्रिलिमिनरी या प्री एस्टिमेट से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए डिटेल्ड एस्टिमेट। जब हम डिटेल्ड एस्टिमेट यूज करेंगे तभी हमें अप्रूवल्स मिलेंगे आगे काम करने के लिए, तो डिटेल्ड एस्टिमेट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब डिटेल एस्टिमेट में क्या क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कंटेंजेंसी मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए, ओवरहेड अगर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई तो उसके लिए भी,
हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन फॉर द लाइट वेट कंक्रीट कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। देखो, लाइट वेट कंक्रीट क्या होता है? क्या लाइट वेट कंक्रीट में हाई फायर रेजिस्टेंट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा, थर्मल प्रॉपर्टी, अगर फायर रेजिस्टेंट नहीं तो थर्मल प्रॉपर्टी भी इनहेंस नहीं होगी, ये इससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन ये भी दोनों गलत हो गए। अब परमेबिलिटी इंक्रीज, हाँ, लाइट वेट जो कंक्रीट होता है वो हल्का होता है, क्यों? क्योंकि उसमें परमेबिलिटी ज्यादा होती है। अब परमेबिलिटी ज्यादा होने के कारण लाइट वेट कंक्रीट हल्का होता है, और यही उसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन मतलब एक समस्या है, छोटी सी कह लो, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन जहां पे यूज करना होता है वहां पे यूजेबिलिटी उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है। ठीक है, बाकी लास्ट ऑप्शन रिड्यूस डेंसिटी तो नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्रीज परमेबिलिटी होता है किसका? लाइट वेट कंक्रीट का, जिसके कारण उसको जगह जगह यूज किया जाता है, अलग अलग, मतलब आरसीसी के मुकाबले ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है IS 456/2000 के अनुसार द परमिसिबल लिमिट ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का सबको पता होना चाहिए, वैसे भी जनरली इट इज 3K या 3000 मिलीग्राम पर लीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक के लिए क्या होगा? 3000 मिलीग्राम पर लीटर परमिसिबल लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट है, याद रखना। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ कि ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए क्या है, अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following material which of the following material is used for waterproofing during the construction of the foundation and for protection of structures from seepage problem? देखो, फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है? सीपेज प्रॉब्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब सीपेज प्रॉब्लम को रोकने के लिए यूज किया जाता है। एक चीज है, आप कभी आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा आपने कि कहीं कहीं प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बिटुमिन लगाते हैं। ठीक है, बिटुमिन का यूज करते हैं, क्योंकि बिटुमिन एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे क्या होता है कि कोई भी सीपेज नहीं हो पाता है। ठीक है, एक अच्छी लेयर बना देता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया ऑप्शन में बिटुमिन तो दिया नहीं है, लेकिन एक चीज दी है, अब बताता हूँ कैसे। देखो, ध्यान से देखो, पोर्टलैंड सीमेंट तो सीमेंट है, स्लैग आपको पता है, स्लैग होता है वो अलग होता है, फर्नेस से निकलता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक प्रकार की सीमेंटेड मटेरियल से, मतलब बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, अब बचा पिच। पिच क्या होता है? अगर किसी ने पढ़ा हो या किसी को आइडिया हो तो ये बिटुमिन का ही एक डेरिवेटिव होता है, मतलब बिटुमिन से ही निकाला हुआ एक चीज होती है, और इसको वाटर प्रूफिंग और फाउंडेशन सीपेज तक, मतलब मेनली वाटर प्रूफिंग के लिए बहुत यूज करते हैं। भाई, पानी का सीपेज रोकना है तो वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, तो पिच ब्लैक या पिच का यूज करते हैं हम लोग वाटर प्रूफिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन नॉट बी रिसाइकिल। इसमें से कौन सा वेस्ट है ऐसा जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है? अब देखो, इट इज आस्किंग फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। देखो, पेपर्स को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, गला के फिर से दोबारा, एक हो सकता है लोअर क्वालिटी का पेपर बने लेकिन बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्लासेस को रिसाइकिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, ग्लास आया आपके पास, आपने पिघला लिया, उससे फिर दोबारा मटेरियल बना लिया। रिसाइकिल मतलब उसको एक गला के या किसी तरीके से यूज करके फिर से एक मटेरियल बना देना जिसको हम दोबारा से यूज कर पाए। प्लास्टिक के साथ भी यही चीज है, रिसाइकिल हो जाती है, गला के हम उसके चिप्स बना लेते हैं या कुछ और बना लेते हैं। फ्रूट पीलिंग से ऐसी चीज है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब इसका कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, ये सब काम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम। भाई, अगर कोई आपने मान लो कोई फ्रूट छीला है, केला केला का छिलका छीला मान लो, ठीक है, तो उसको आप क्या रिसाइकिल कर सकते हो? फिर से कुछ मटेरियल बना सकते हो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको डिकम्पोज आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डिकम्पोजेबल होता है, डिकम्पोज बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द लाइनिंग इज प्रोवाइडेड टू कैनाल, मतलब कैनाल में लाइनिंग लगा रखी, सीपेज लॉस ऑफ वाटर कैन बी कंट्रोल। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहा है, सीपेज लॉस कंट्रोल हो सकता है, एंड अल्टीमेटली इट डैश द इरिगेटेड कमांड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। क्या होगा अल्टीमेटली, इससे होता क्या है?
भाई देखो सीधी सीधी बात है, अगर हमने लाइनिंग लगा रखी है तो सीपेज लॉस कम होगा। इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा कमांड एरिया जो है वो इरिगेट हो पाएगा। भाई मान लो पहले हमारे पास 10,000 लीटर पानी था, एग्जाम्पल मान लें 10,000 लीटर कुछ नहीं होता वैसे, मान लो 10,000 लीटर हमारे पास पानी था, ठीक है। 10,000 लीटर पानी से बिना लाइनिंग के कैनाल जब हमारे पास था तो हम मान लो 1 किलोमीटर का एरिया इरिगेट कर पाते थे पहले। कितना कर पाते थे, 1 किलोमीटर कर पाते थे। अभी हमने क्या किया, कैनाल में लाइनिंग कर दी तो जो लॉसेज होते थे वो कम हो गए, और इसी 10,000 लीटर पानी में हम अभी 2 किलोमीटर का एरिया कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एरिया कमांड एरिया या फिर ये कह सकते हैं कि इरिगेटेड एरिया जो है बढ़ रहा है। तो यही तो पूछ रहा है तुमसे, अल्टीमेटली इट इंक्रीजेज द इरिगेटेड कमांड एरिया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इरिगेटेड कमांड एरिया बढ़ जाएगा हमारे पास। चलते हैं आगे। ओके कह रहा है पाइल फाउंडेशन, अब पाइल फाउंडेशन एक है, इज रिकमेंडेड वन। देखो पाइल फाउंडेशन हम कब रिकमेंड करते हैं, अल्टीमेटली जब देखो मैं ये पढ़ा भी चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, जब भी सॉइल वीक होगी या इंटरनली नीचे से वीक होगी, कंप्रेसिबल मतलब दबावने पे बहुत अच्छी दब जाएगी, वहां पे हम लोग अल्टीमेटली पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सॉइल वीक होगी, कंप्रेसिबल होगी, वहां पे यूज करेंगे। देखो बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर अगर लाइट वेट है, मान लो स्ट्रक्चर ही हल्का है, तो भाई इतनी पाइल फाउंडेशन लगाने की जरूरत क्या है, कोई भी आइसोलेटेड ड्राफ्ट फाउंडेशन लगा के काम हो जाना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में वजन ही नहीं ज्यादा तो जरूरत क्या है। अच्छा ग्राउंड अगर रॉकी है, अगर हमारा ग्राउंड ही रॉकी है तो वो अपने आप ही सतह पे एक अच्छा बेस फाउंडेशन बना के दे देगा हमको, क्योंकि पत्थर पथरीला है। अच्छा अगर वाटर टेबल लो है, मतलब वाटर टेबल जो है वो फाउंडेशन में मान लो नहीं आ रही है, लो है, तो पानी नहीं, जब पानी होता तब समस्या होती, पानी ही नहीं है तो इसका मतलब वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग सॉइल है। जब स्ट्रॉन्ग सॉइल है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक ही कंडीशन है यहाँ पे, जबकि सॉइल वीक है या फिर कंप्रेसिबल है, हल्की सॉइल अपने आप में वीक है या फिर कंप्रेसिबल है, वहां पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे। देखो मैं इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको भी लगे कि जैसे एक जनरल सोचते हैं ना हम लोग, हर क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं आपने हर चीज रटी ही हो। कभी कभी आप यूं ही दिमाग अपना छोटा मोटा दिमाग लगा के भी चीजें कर सकते हो, बशर्ते आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी हो कभी जीवन में, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ना पढ़ी हो, ठीक है। चलते हैं आगे। इन स्टील स्ट्रक्चर द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टील, देखो मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टील, स्टील स्ट्रक्चर में हो जाती है वो क्या हो जाती है, हमें सबको पता होना चाहिए, वो हो जाती है 6 mm, हमारी 6 mm हो जाती है मिनिमम, सॉरी मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टील 6 mm। अब मुझे कोई बता पाएगा कि मैक्सिमम क्या होती है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे मैक्सिमम क्या होती है, ठीक है। या फिर मैक्सिमम बता दो या फिर मैक्सिमम का फॉर्मूला बता दो, एक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का, वो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके द प्रिंसिपल ऑफ बायंसी, ठीक है, इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। देखो बायंसी का प्रिंसिपल किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यूज होता है, ना ही बैरोमीटर में यूज होता है, क्योंकि ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा। पिक्नोमीटर डेंसिटी और वाटर कंटेंट को मेजर कर, विस्कोमीटर विस्कोसिटी मेजर करता, बचता है क्या, हाइड्रोमीटर, जो कि रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। और इसी में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ बायंसी वाला जो इंस्ट्रूमेंट है यही होता है, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ बायंसी का कॉन्सेप्ट लगा के ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल स्टेबिलाईजेशन, इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो कि सॉइल स्टेबिलाईजेशन का मेथड नहीं है। तो आपको सामने सामने दिख जाना चाहिए, एक ही मेथड है ऐसा जो सॉइल स्टेबिलाईजेशन का मेथड नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, वाटर स्टेबिलाईजेशन। क्यों, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबने सुना होगा मैकेनिकल और सीमेंट स्टेबिलाईजेशन के बारे में, तो सबने सुना होगा मैकेनिकल और केमिकल। तो केमिकल में हमारा सीमेंट मैकेनिक और बिटुमिन आ जाता है, मैकेनिकल में मैकेनिकल आ जाता है, बचा हुआ क्या, वाटर। अब क्यों, दिमाग लगाओ ना, सीधी सी बात है। पानी अगर सॉइल में पानी डाल देंगे तो अल्टीमेटली उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। पानी ज्यादा बढ़ाने से, अभी मैंने बताया था ना, जब भी हम पानी ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वाटर स्टेबिलाईजेशन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब देख रहे हो कैसे सिंपल सा घुमावदार क्वेश्चन पूछता है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। which test determine the workability of the self compacting concrete। देखो ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इसमें से सबको बहुत ही सीधी सीधी बात है,
क्योंकि सारे ही टेस्ट, अगर हम स्लम टेस्ट को देखें तो ये भी एक प्रकार का वर्केबिलिटी का ही टेस्ट है, और बाकी टेस्ट के बारे में तो आई थिंक बहुत कम लोगों को पता होगा साउंडनेस के अलावा। तो वी फनल टेस्ट, ड्राइंग श्रिंकेज टेस्ट आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वी फनल टेस्ट। जो होता है, क्या होता है वी फनल टेस्ट, वो वर्केबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन कौन सी मतलब कौन सी कंक्रीट के लिए, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मल कंक्रीट के लिए हम लोग स्लम वगैरह टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका, कभी भी हम जब वर्केबिलिटी की बात करेंगे सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, तो वहां पे वी फनल टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक। चलते हैं आगे। ओके, नाउ अ फाउंडेशन दैट इज यूज्ड व्हेन द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ इज लो। ऐसी कौन सी फाउंडेशन है इन चारों में से, ऑप्शंस में से, जब हम सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी मतलब सॉइल वीक है, बेयरिंग कैपेसिटी लो है, इसका मतलब सॉइल वीक है, एंड लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर नीड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्जर एरिया। पहली बात कि भैया सॉइल जो है वो वीक है, दूसरी बात कि जो लोड लगेगा ना वो बहुत ही बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होना है हमें, ठीक है, बहुत ही बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इस तरीके की फुटिंग जब भी हमें ये याद रखना, इस तरीके में जब भी हमें लोड जो होता है वो बहुत ही बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इसके लिए हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन का यूज करते हैं, और ये वीक सॉइल में भी यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाइल फाउंडेशन बहुत ही छोटे एरिया पे लगती है, आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग भी छोटे एरियाज पे लगती है। सिर्फ राफ्ट फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि बहुत ही बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होकर लगती है, और पूरा राफ्ट वगैरह बनता है इसमें ऐसे करके, और हम लोग फाउंडेशन को ले करते हैं। चलते हैं आगे। अच्छा, नो वाटर सप्लाई सिस्टम द मिनिमम रेसिडुअल क्लोरीन कंटेंट, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 0.2 मिलीग्राम पर लीटर इसका आंसर हो जाएगा। रेसिडुअल क्लोरीन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में कोई अगर ये बता पाए कि भाई ये क्यों 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्यों छोड़ देते हैं हम, ये हमें बताएं आखिरी में। भाई हम बिना क्लोरीन के भी तो रह सकते हैं, अगर हमने ट्रीटमेंट कर दिया है तो रेसिडुअल क्लोरीन की क्या रिक्वायरमेंट है ना। आप मुझे ये बताओ कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्यों छोड़ देते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। Now, which of the following method is used for estimating the rainfall runoff in a catchment area? देखो कौन सा मेथड ऐसा है जो कि रेनफॉल रनऑफ इन अ कैचमेंट एरिया यूज करते हैं। अब देखो एक ही मेथड है, सबने पढ़ा हुआ हाइड्रोलॉजी में, जिसे रैशनल मेथड कहते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए? एस्टिमेटिंग रेनफॉल रनऑफ इन अ कैचमेंट एरिया। बाकी परमेबिलिटी मेथड, डार्सी मेथड और फ्लो ड्यूरेशन कर्व, ये तीनों ही अलग यूज के लिए किए जाते हैं। इनका रेनफॉल एस्टिमेटिंग से कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं आगे। अच्छा, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट। देखो कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट पेस्ट निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, सबको पता होना चाहिए, विकेट टेस्ट करते हैं। विकेट अपरेटस का यूज करते हैं या फिर विकेट टेस्ट का यूज करते हैं हम लोग। बाकी लीच एटलियर, साउंडनेस, ब्लेंड, ये सब अलग अलग काम करते हैं, ठीक। जैसे लीच एटलियर एक साउंडनेस टेस्ट है, ब्लेंड एयर परमेबिलिटी का टेस्ट है, और साउंडनेस अपने आप में एक साउंडनेस टेस्ट है। तो बचता क्या है? विकेट अपरेटस, जो कि हम लोग, या विकेट टेस्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं काहे के लिए? कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। और क्या यूज करते हैं, अच्छा ये बता दो। चलो एक क्वेश्चन और बन जाता है इसी पे कि विकेट अपरेटस का यूज और क्या चीजें निकालने में किया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। दो चीजें और निकलती हैं, और उसमें कौन कौन सी नीडल यूज होती है। चलते हैं। द मैक्सिमम अलाउबल फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट ड्यूरिंग द प्लेसमेंट। देखो कंक्रीट जब हम प्लेस करते हैं, कहीं भी गिराते हैं, तो कंक्रीट का मैक्सिमम फ्री फॉल क्या होना चाहिए, ताकि कंक्रीट उससे ज़्यादा होगा तो सेग्रीगेट हो जाएगा मान लो, उससे कम होगा तो अच्छे से फैल नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम क्या लिमिट होनी चाहिए उसकी? मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.5। तो मैक्सिमम फॉल की लिमिट क्या है हमारे पास? 1.5 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फॉल की लिमिट नहीं है, मतलब फॉल इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। इन अ वाटर सप्लाई सिस्टम द डेड एंड सिस्टम रिफर्स टू। देखो डेड एंड सिस्टम क्या होता है? डेड एंड एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे लूप्स नहीं है। मतलब क्या होता है, मान लो ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे एंड हो गया, फिर कुछ ऐसे ऐसे करके आया और यहाँ पे एंड हो गया, तो डेड एंड है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ये पानी यहाँ पे आया, घूम के फिर इसमें चला जाए, इसमें जुड़ जाए, फिर इसमें जुड़ जाए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है,
ठीक है, तो कोई लूप नहीं है, नेटवर्क विद नो लूप्स। Dead end system consists of a branch pipeline where the water flow has no alternative। कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है इसके पास, एक ही रूट है, एक ही रास्ता है। अगर ये पाइपलाइन में जाना है तो ये रास्ता है, और अगर दूसरी पाइपलाइन में इसमें जाना है, मान लो इसमें जाना है, तो हमारे पास यही रास्ता है। तो ये हमारे पास फिक्स रास्ते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द एबिलिटी ऑफ द रॉक टू अलाउ फ्लूइड टू पास थ्रू इट। देखो, किसी भी रॉक या फिर सॉइल या फिर कहीं किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि उसमें से, मान लो ये मटेरियल है हमारे पास, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ एक सेकंड। मान लो ये हमारे पास कोई मटेरियल है और ये ऐसे करके हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, इसमें से पानी गुजर रहा है। इसको क्या कहते हैं, मैंने ये डायग्राम कई बार बताया है, इसे कहते हैं हम लोग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। तो परमेबिलिटी क्या होती है, वाटर पासेस की एबिलिटी थ्रू द पोर्स। तो रॉक से भी वही चीज होगी, तो इसे क्या कहेंगे, परमेबिलिटी कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज्ड फॉर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स। देखो, कंक्रीट कॉलम्स के लिए मिनिमम डायमीटर ऑफ बार पूछ रहा है। देखो, आरसीसी कॉलम के लिए, आरसी कॉलम के लिए जो हमारे पास मिनिमम डायमीटर ऑफ द बार होता है वो 12 mm का होता है। याद कर लो, नहीं याद है तो अब याद कर लो। ऑप्शन नंबर सी 12 mm का होता है। अब ये मुझे बताओ कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार क्या होता है, ठीक, ये कमेंट सेक्शन में बताओ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अभी के लिए इतना ही। शाम को हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आरआरबी के PYQs डिस्कस करेंगे 2019 का। 28 अगस्त का डिस्कस करेंगे, शिफ्ट 1, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, बाकी देखता हूँ कितना समय लगता है, क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी एक वीडियो आपके लिए और आएगी, आज ही आएगी मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि आगे आपको बचे हुए दिनों में, आज से 24 दिन बचेंगे, तो उन बचे हुए दिनों में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है। और बस यही है। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ये पता चल पाए कि वीडियो अब आ गया नहीं आया। आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगी, जैसे पता नहीं चलेगा। और वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब को भी पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मे भी आपको ज़्यादा फॉरवर्ड करे वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखिए कि अभी अच्छे खासे दिन है आपके पास, सब कुछ तैयार हो सकता है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका हर चीज हो, चाहे वो टेक हो चाहे वो नॉन टेक हो, हर क्वेश्चन को इतना बार क्वेश्चन लगवा दो, इतने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको कि आप अगर नहीं भी आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा मतलब ये है कि सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि आपने सिविल पढ़ी है लेकिन अभी बहुत जल्दी में आपने कोई रिवीजन नहीं किया है। अगर ये स्थिति भी है तो भी आप अच्छा खासा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ओके।